This is IDT amendment, class number 3. SSI के अंदर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, आप लोग अपने नोट्स में आए। काफी ड्रास्टिक चेंज आया है इस बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट के अंदर। आइए हम लोग एक बार पूरा इसको रिवाइज ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर नोटिफिकेशन 8/2003 फ्रॉम एक्साइज। तो स्मॉल स्केल यूनिट्स की डेफिनेशन दे रखी है। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एसएसआई एग्जेम्पशन। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल, वॉचेस, पावर ड्रिवन पंप्स फॉर वाटर नॉट conforming to Bureau of Indian Standards, pan masala products, tobacco products, products covered under compounded levy scheme. These are not covered under SI exemption. Which undertaking is eligible? तो मैं जैसा कि आप पता है कि preceding financial year में अगर clearances आपकी up to 400 lakh है, then you will be termed as SSI. Okay. For jewelry business, it is 12 crores instead of 400 lakhs. It is up to you that you want to avail this SSI exemption or not. If you want to avail the Sunbird credit, then you can leave SSI exemption and avail that. अगर न्यू बिजनेस है तो न्यू बिजनेस के केस में पहला साल है तो वो ऑटोमेटिकली SSI हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं 150 लाख की क्लियरेंसेस तक अगर एसएसआई है तो इस साल की 150 लाख तक की क्लियरेंसेस जो है दे आर फ्री ऑफ ड्यूटी। देखिए इधर दे रहा है फर्स्ट क्लियरेंस ऑफ फिनिश गुड्स अप टू ₹150 लाख नील, क्लियरेंसेस ऑफ फिनिश गुड्स ग्रेटर देन 50 लाख नॉर्मल ड्यूटी लग जाएगी। फर्स्ट क्लियरेंसेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी फॉर होम कंजम्पशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा पूरा। First clearances of articles of jewelry for home consumption other than articles of silver jewelry, but inclusive of articles home consumption से ये मत समझिएगा कि आप अपने घर पे लेकर आ रहे हैं खरीद के। home consumption मतलब कि मैन्युफैक्चर के यहाँ से जो है मार्केट में जा रहा है, वहां जाकर जो है वो मास ऑफ गुड्स में मिल रहा है। अदर देन आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी पर ये नहीं है, बट इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी studded with diamond, ruby, emerald और sapphire falling under chapter heading 7113। तो यहाँ पर जो है आपकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लियरेंस 6 लाख तक जो है ड्यूटी फ्री है। ओके अच्छा, और पर्टिकुलरली पीरियड 1/3/16 से लेके 31/3/16 तक जो है आपका क्लियरेंसेस 50 लाख किया गया है कि अगर उस महीने में आपका 50 लाख तक का क्लियरेंसेस था तो आप पे ड्यूटी नहीं लगेगी। इस पर्टिकुलर एक महीने के लिए किया गया है। वैल्यू का मीनिंग दे रखा है नीचे, हमने पढ़ा ना अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ₹6 लाख। वैल्यू का मीनिंग दे रखा है, ये आप देख लेना। व्हाट आर कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एसएसआई? ऑप्टिंग ऑप्शन आउट, आप जो है उससे बाहर भी निकल सकते हैं, एसएसआई विंडो जो है छोड़ सकते हैं, पर एक बार ले लिया तो उसका लेना पड़ेगा। एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो वो रहेगा। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट्स पे, नो क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। हाँ, क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स मिलेगा, बट द मैन्युफैक्चरर कैन अवेल क्रेडिट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स बट शैल नॉट यूटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी।
till the aggregate value of first clearances does not exceed rupees 150 lakh and 6 करोड़। तो जब तक आपका जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लियरेंसेस 150 लाख या 6 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है तब तक नहीं ले सकते। क्रेडिट तो ले सकते हैं बट उस क्रेडिट को ड्यूटी पे करने के लिए नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगर 150 लाख या 6 करोड़ एज एप्लीकेबल वहां तक क्लियरेंस है तो एसएसआई को ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। उससे ज्यादा अगर आपका क्लियरेंस होता है तो फिर आप जो है सैनबेट क्रेडिट को यूज कर सकते हो। और एसएसआई जो है कैपिटल गुड्स पे पहले साल में ही 100% क्रेडिट ले सकता है। दिस वाज एन एक्सेप्शन कि भाई कैपिटल गुड्स पे 50% क्रेडिट उस ईयर में मिलता है, बचा हुआ 50% सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप लेते हो, उसका ये एक एक्सेप्शन है। तो इनपुट्स पर भी इसने यही बोला है, नो क्रेडिट ऑन इनपुट्स, द मैन्युफैक्चरर शैल नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ ड्यूटी on inputs under the Sandbet Credit Rules 2004 used in the manufacture of the specified goods till the aggregate value of the first clearances does not exceed rupees 150 lakh or 6 crores. However, the credit is allowable on the inputs used in the manufacture of specified goods. किसके लिए allowed है? Bearing the brand name or trade name of another person which are ineligible for grant of this exemption. एक से ज्यादा फैक्ट्री है तो क्या, मोर देन वन मैन्युफैक्चरर है तो क्या, आपको सब पता ही है। ये आपको चार्ट दे रखा है ब्रीफ, विच क्लियरेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, समरी दे रखी है, आप देख सकते हैं। 400 लाख में जो है क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं है। ये सारी क्लियरेंसेस इंक्लूड नहीं करनी है आपको, 400 लाख में ये नहीं करनी है और 150 और 6 करोड़ में क्या नहीं करनी है, एक्सपोर्ट एक्सेप्ट टू भूटान ये आपको इंक्लूड नहीं करना। गुड्स रिमूव विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी टू एफटीजेड, एसईजेड, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी ये सब नहीं इंक्लूड करना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एक्साइजेबल गुड्स नहीं करना। इंटरमीडिएट गुड्स यूज विद इन द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन नहीं करना। जॉब वर्क अंडर नोटिफिकेशन 214/86 इनपुट एज सच अगर लिया है तो बियरिंग द ब्रांड नेम और ट्रेड नेम ऑफ अनदर पर्सन। 150 लाख और 6 करोड़ में क्या है, वही चीजें हैं, बस इसमें जो है आपका 150 लाख वाले और 6 करोड़ में होली एग्जाम गुड्स जो है और आ गया है। होली एग्जाम गुड्स वो उधर नहीं होता, अपन ने क्वेश्चंस भी करे थे इसके। कि भाई 4 करोड़ वाली कैलकुलेशन में तो लेना है उसको, बट यहाँ 150 लाख वाले में हम हटा देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। और साथ में नील रेट ऑफ ड्यूटी गुड्स भी यहां पर आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि गुड्स क्लियर अंडर सेक्शन 3A जो है दे विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट क्लियरेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है तो हमको इन्हें इंक्लूड करके चलना है। सेक्शन 3A आपका प्रोडक्शन बेस्ड कैपेसिटी के हिसाब से जो हम ड्यूटी लगाते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड। इलस्ट्रेशन देखिए, Mr. X has furnished you the following details of its last year turnover. State whether it is eligible to SSI exemption. Total turnover 600 lakhs includes the following. क्या क्या include है उसके अंदर देखिए, export to USA 80 lakhs, export to Nepal 50 lakhs, sale carrying brand name of another 90 lakhs, sale to EOU 70 lakhs, remaining जो है आपकी डोमेस्टिक सेल्स है। ओके, तो टर्नओवर एज पर अकाउंट्स 600 लैक्स, इसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट टू यूएसए
एक्सपोर्ट टू नेपाल भी जो है अब हम एक्सक्लूड करेंगे। पहले नेपाल हुआ करता था किसी टाइम में, बट अब ये देखिए एक्सपोर्ट एक्सेप्ट टू भूटान, नेपाल जो है वो डिलीट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2016। सो नाउ ओनली भूटान जो है उसकी सेल्स हम लेंगे और नेपाल को जो है हमने हटा दिया, बिकॉज नेपाल से वैसे ही हमारा जो है इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था, आपको जैसे पता होगा कि उसे अब हमने हटा दिया है। तो टर्नओवर एज पर अकाउंट्स माइनस एक्सपोर्ट्स टू यूएसए माइनस एक्सपोर्ट्स टू नेपाल, सेल इन ब्रांड नेम ऑफ अनदर। अब एक्सपोर्ट टू नेपाल को भी जो है एक्सपोर्ट माना गया है। सेल इन ब्रांड नेम ऑफ अनदर माइनस सेल टू ईओयू माइनस सेल अनदर स्टेट। कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये माइनस कर दीजिए, टोटल टर्नओवर आ जाएगा। आर गुड्स रिमूव विद ब्रांड नेम ऑफ अनदर पर्सन एलिजिबल फॉर एसएसआई। तो ये बोल रहा है एसएसआई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होता टू स्पेसिफाइड गुड्स बियरिंग द ब्रांड नेम और ट्रेड नेम वेदर रजिस्टर्ड और नॉट ऑफ अनदर पर्सन। इसके एक्सेप्शन क्या है? फॉलोइंग केसेस where the specified goods being in the nature of components or parts of any machinery or equipment or appliance are cleared for use as original equipment in the manufacture of said machinery or equipment or appliance। original machinery यूज बनाने के लिए जो है आप equipment और पार्ट जो है वो क्लियर कर रहे हो, तो वो आपका एक तो उस केस में आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाती है। फिर ये बोल रहा है आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। The manufacturer has to follow the procedure laid down in the Central Excise Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Accessible Goods Rules 2001। However, if the value of clearances of the specified goods for use as original equipment does not exceed ₹150 lakh in the preceding financial year, he is not required to follow the said rules। 150 लाख तक है तो उसे ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको जैसे पता है ब्रांड नेम और ट्रेड नेम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड NSIC, स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के है। या फिर आपकी जो फैक्ट्री है, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया, या फिर वेयर द स्पेसिफाइड गुड्स आर इन द नेचर ऑफ पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के नेचर में है, एंड आर मेंट टू फॉर यूज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हुज ब्रांड नेम दे बियर। ठीक है, पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग करने के लिए जो है बस उसका ब्रांड जो है नाम उसके ऊपर छप रहा है, पैकिंग का मटेरियल आपका है, दूसरा अपने उसमें गुड्स बंद करके भेज रहा है, तो आपका उसका बस ब्रांड नेम लग रहा है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट पैकिंग मटेरियल इंक्लूड्स लेबल्स ऑफ ऑल काइंड्स। फिर एक छोटा सा अमेंडमेंट आता है, द एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बियरिंग अ ब्रांड नेम और सोल्ड अंडर अ ब्रांड नेम एंड हैविंग RSP ऑफ ₹1000 एंड अबोव। 1000 से ज्यादा का RSP है, फॉलिंग अंडर चैप्टर्स दिस एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट लैमिनेटेड जूट बैग्स फॉलिंग अंडर 6305, 6309, 6310 शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹12,50,000, 12,50,000 तक का करवा सकते हो आप। ओके, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16। नोट एक्साइज ड्यूटी ऑन रेडीमेड गारमेंट 2% विदाउट सैंडविच क्रेडिट और 12.5% विद सैंडविच क्रेडिट, ये जो है लेवी की जाएगी रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर। टैरिफ वैल्यू 60% हो गई है। The levy is an optional levy, that is domestic manufacturer will have the option to pay excise duty of 2%। या तो आप विदाउट सैंडविच क्रेडिट ले रहे हो तो 2% से पे कर दो, या विद सैंडविच क्रेडिट ले रहे हो तो 12.5% से पे कर दो। ये ऑप्शन है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के पास में। The levy is restricted to such articles which have RSP of ₹1,000 and above। 1000 से ज्यादा का RSP है तो ही ये लगेगा। सो द गुड्स, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर ब्रांड नेम है बट उनकी RSP अगर 1000 तक है, 1000 या उससे कम है,
तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। एंड बट ये जो है इसने फिर आगे बोला है कि द वैल्यू शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹12,50,000 फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है ये आया था मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में आने से क्या हुआ कि एक महीने के लिए हम लोग पूरा का पूरा 1.5 करोड़ तो दे नहीं सकते कि भाई 150 लाख तक की क्लियरेंसेस ड्यूटी फ्री हो जाए। तो उसके लिए जो है बोला गया कि 12,50,000 तक अगर है वहां तक की उसकी जो है लिमिट दी गई 12,50,000 की, ठीक है। 12,50,000 से ज्यादा है अगर तो फिर वो ड्यूटीबल है, ड्यूटी लग जाएगी उसके ऊपर। तो अगर 1,000 से ज्यादा है आरएसपी तो 12,50,000 तक तो एग्जेम्प्ट है, बट उसके बाद जो है ड्यूटेबल हो जाएगा मार्च महीने के लिए। ये चैप्टर 61, 62, 63 है ना, ये जो आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, दीज आर रिलेटेड टू द रेडीमेड गारमेंट्स, ओके, रेडीमेड गारमेंट्स। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप लोग कहीं शोरूम पे शर्ट लेने जाते हैं लिवाइस का या एलन कूपर का या जो भी जैसा कपड़े लेने जाते हैं, जीन्स लेने जाते हैं, तो अगर उनके ऊपर आरएसपी डिक्लेयर करी हुई है 1,000 रुपीज तक तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ओके। 1,000 के ऊपर अगर है, 1,000 के ऊपर अगर है तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। और उसमें भी जो है 12.5 लाख तक अगर वो कंपनीज का क्लियरेंस है ब्रांड नेम ब्रांडेड गुड्स का, तो 12.5 लाख तक मार्च के महीने में जो है, क्योंकि ये मार्च महीने में आया था तो वहां छूट दी गई है। और अगले साल अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1.5 करोड़ तक जो है क्लियरेंसेस ड्यूटी फ्री करवा सकते हैं अगर एसएसआई में फॉल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपको सारा रेडीमेड गारमेंट्स और उसके बारे में जो है बता रखा है। नीचे वाले पैराग्राफ में भी जो है उसको जो है थोड़ा और डिटेल के अंदर समझा रखा है। तो एक ही जो है कंपोजिशन स्कीम जो है ये आई, जिसके अंदर बोला गया कि आप जो है ड्यूटी 12.5% पे करके सनवेट क्रेडिट लेते हो, उसकी जगह आप चाहो तो 2% से डायरेक्ट जो है ड्यूटी पे कर दो विदाउट सनवेट क्रेडिट। तो नीचे इसने ये बोला है कि एक्साइज ड्यूटी ऑफ 2% विदाउट सनवेट क्रेडिट और 12.5% विद सनवेट क्रेडिट इज बीइंग लेवाइड ऑन रेडीमेड गारमेंट्स एंड made up articles of textiles falling under chapter 61, 62, 63 of the Central Excise Tariff Act, except those falling under this retail sale price of ₹1,000 above when they beer are sold under a brand name. The levy is optional. ये composition scheme जो है ये optional है, that is domestic manufacturer will have the option to pay excise duty of 2% without SANVAT credit और 12.5% with SANVAT credit, दोनों option उनके पास हैं। The levy is restricted to such articles which have RSP of ₹1,000 and above. तो ये जो लेवी है ड्यूटी का, ये 1,000 से ऊपर के अगर आर्टिकल्स हैं तो उन्हीं के ऊपर होगा, ठीक है। और दोनों ऑप्शन है, कंपोजिशन स्कीम 2% भी ले सकते हो या 12.5% लेके और सैनवेट भी ले सकते हो। टैरिफ वैल्यू आपको पता ही है कि 60% ऑफ RSP जो है रेडीमेड गारमेंट्स के केस में हो गई है। फिर देखिए आगे ये बोला जाए एसएसआई एग्जेम्पशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 विल बी 12.5 लाख। जैसे हमने देखा ना ज्वेलरी केस मार्च में आया था, उसी तरह ये जो है आपका रेडीमेड गारमेंट्स वाला भी मार्च में आ गया। तो पंगा ही हो गया कि एक महीने के लिए कितना पूरा का पूरा 150 लाख तो आप दे नहीं सकते, पूरा का पूरा 150 लाख तो नहीं दे सकते। तो उसके लिए जो है इन्होंने 12.5 लाख रुपए पर एक महीने के लिए जो है फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे जो है नीचे आपका फिर वो दे रखा है कि 4 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में होना चाहिए था। तो ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि 4 करोड़ की लिमिट है। ये कुछ केस लॉज हैं ऑन ब्रांड नेम। एक बार देख लीजिए आप क्या बोल रहा है, ये रीड कर देता हूं मैं। सीसीई वर्सेस एस ऑटो कंपनी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। डिसीजन क्या था,
where it is shown that assessee had affixed brand name of another person on his goods, किसी और का ब्रांड नेम अपने गुड्स पे लगा रहा है विद द इंटेंशन ऑफ इंडिकेटिंग अ कनेक्शन बिटवीन हिज गुड्स एंड गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, using such name or mark, then the assessee would not be entitled to benefit of SI exemption. मतलब किसी और का ब्रांड नेम है अपने गुड्स पे लगा रहा है ताकि अपने गुड्स की सेल जो है वो बढ़ा सके। उसका इंटेंशन जो है वो ये है कि वो एक कनेक्शन दिखा सके ब्रांड जो है अच्छा और अपने अपने जो गुड्स हैं उसमें, तो उसको जो है एसएसआई एग्जामिशन में जो है वो नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि वो किसी और का ब्रांड नेम यूज कर रहा है। एग्जाम के लिए दे रखा है, बाय यूजिंग ब्रांड नेम टाटा assessee had not only intended to indicate a connection between goods manufactured by it and Tata company, but also quality of its product as that of Tata company। वो ऐसा शो कर रहा है कि मेरे जो गुड्स की वैल्यू है वो टाटा कंपनी की जैसी है। Hence the assessee is disentitled from the benefit of SSI exemption notification। अगला केस है मिनीमैक्स इंडस्ट्रीज का। ये बोल रहा है कि as per the notification the assessee would be debarred only if it uses on the goods in respect which exemption is sought the same or the similar ब्रांड नेम। अगर सेम और सिमिलर ब्रांड नेम यूज करा है तो उसे एग्जामिशन जो एसएसआई बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। विद द इंटेंशन ऑफ इंडिकेटिंग अ कनेक्शन विद द assessee's goods and such other person or uses the name in such a manner that it would indicate such connection, if there is no such intention or that user or the brand name was entirely fortuitous, मतलब जो है उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ये एकमात्र जो है संयोग हो गया, and could on a fair appraisal of the marks indicate any such connection, it would be entitled to the benefit of exemption। मतलब कि जो कोई आपने यूज कर लिया मतलब ब्रांड नेम, बट इससे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। फोर्चुइटियस का मतलब ये होता है कि हैपनिंग बाय जस्ट अ चांस एंड नॉट इंटेंशन। फिर ये बोल रहा है असेसी वुड आल्सो बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन, उसको मिल जाएगा अगर ब्रांड नेम जो है असेसी का है खुद का है, ऑल्दो समवन एल्स मे बी इक्वली एंटाइटल्ड टू सच नेम। मतलब कोई दूसरा जना भी इक्वली एंटाइटल्ड है और असेसी खुद भी एंटाइटल्ड है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम मिनीमैक्स बिलोंग टू द बोथ असेसी फर्म एज वेल एज मैसर्स मिनीमैक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। मिनीमैक्स नाम था वो असेसी जो था असेसी की फर्म को भी बिलोंग करता था, एज वेल एज मैसर्स मिनीमैक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी उसको भी बिलोंग करता था। इवन अदरवाइज द यूज ऑफ मिनीमैक्स बाय द पार्टनरशिप फर्म वाज नॉट विद द व्यू टू इंडिकेट एनी कनेक्शन विद द एमईआई। तो पार्टनरशिप फर्म जो मिनीमैक्स यूज कर रही थी उसका कुछ इंटेंशन नहीं था रिलेशनशिप दिखाने का। हैंस द एसएसआई एग्जामिशन कुड नॉट बी विड्रॉ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट केस वो देखिए सीसीएक्स वर्सेस कन्वर्टेक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है व्हेन ट्रेडमार्क ऑफ फॉरेन कंपनी इज असाइन्ड विद ऑल राइट्स टू द असेसी। किसी फॉरेन कंपनी का ट्रेडमार्क असाइन हो जाता है विद ऑल द राइट्स किसी असेसी को, तो असेसी जो है उसका ओनर बन जाता है ऑफ सच ट्रेडमार्क इन इंडिया एक्सक्लूसिव राइट। हैंस यूज ऑफ सच ट्रेडमार्क बाय द असेसी ऑन इट्स गुड्स डज नॉट वायलेट कंडीशन ऑफ एसएसआई एग्जेम्पशन। हमने पढ़ा था कि एक्सक्लूसिव यूज कर रहा है वो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसआई अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ अंडर सेंट्रल एक्साइज। अगर टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर ईयर वाज रुपीज 90 लाख और मोर, तो उस केस में जो है सच यूनिट को उस यूनिट को जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है 90 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर, बट इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर 90 लाख से ज्यादा टर्नओवर हुआ था पिछले साल। कंटेंट्स क्या है डिक्लेरेशन के वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये डिक्लेरेशन हर एक साल में फाइल करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई एसएसआई है इफ इट फेल्स टू फाइल सच डिक्लेरेशन देन इट शैल नॉट बी अलाउड एग्जामिशन, तो उसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए कुछ दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, एन एसएसआई मैन्युफैक्चरर मे लाइक टू पे फुल ड्यूटी इवन व्हेन ही इज एलिजिबल फॉर एसएसआई एग्जामिशन। कर सकता है वो ऐसा? ये क्वेश्चन आप खुद देखिएगा।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेल करती है और स्टैंडर्ड क्रेडिट नहीं अवेल करती, दोनों केसेस में निकालना है। निकाल लेंगे। ये आपका ISI का क्वेश्चन है। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ क्लियरेंसेस दे रखा था, उसमें से वैट माइनस कर दिया, वैट इंक्लूडेड था तो वैट माइनस कर दिया। देखिए द वैल्यू ऑफ क्लियरेंसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 870 इंक्लूडिंग वैट रुपीज 50 लाख, तो वैट माइनस कर दिया। बाकी का अपना एक्सपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स टू भूटान माइनस कर दिया। तो ये आप करना। ये आपका SSI का क्वेश्चन है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग एक बार ये पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये पढ़िए एक बार, रीड करिए। देखिए क्या बोल रहा है, महेश लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 June 2015. It availed SSI exemption during the financial year 2016-17. The following are the details: 12,500 kg of inputs purchased at the rate 1100 per kg दे रखा है, capital goods purchased inclusive of excise duty, finished goods sold at uniform transaction value throughout the year दे रखा है आपको 3 लाख। Okay, now you are required to calculate the amount of excise duty. You are required to calculate the amount of excise duty payable by Messrs Mahesh Limited in cash, if any, during the year 2016 and 17. Rate of duty on finished goods sold may be taken at 12.5% for the year, and you may assume the selling price exclusive of central excise duty. There is neither any processing loss nor any inventory of input and output. Output input ratio may be taken as 2:1. ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय मैसर्स महेश लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक्साइज ड्यूटी ऑन ड्यूटेबल क्लियरेंसेस निकालिए। क्लियरेंस ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 3 करोड़, माइनस एग्जाम्पशन कर दीजिए, 1.5 करोड़ की ड्यूटेबल क्लियरेंसेस आ जाएगी। फिनिश गुड्स सोल्ड दे रखा है ना आपको एट यूनिफॉर्म ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसमें से आप जो है एग्जाम्पशन घटा दो, 150 लाख की ड्यूटेबल क्लियरेंसेस आ जाएगी आपकी, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी निकाल दो। स्टैंडर्ड क्रेडिट और इनपुट कितना मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड क्रेडिट और इनपुट कितना मिल जाएगा, 12,500 kg इनपुट एट द रेट 1100। अच्छा, पहले इसमें हमको जो है निकालना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स के अंदर ड्यूटेबल गुड्स कितना था, फिनिश गुड्स के अंदर ड्यूटेबल गुड्स कितना था। आपको दे रखा है चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कंप्यूटेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी
क्लियरेंसेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है आपका 3 करोड़ माइनस एग्जाम्पशन 150 करोड़ 150 लाख की ड्यूटेबल क्लियरेंसेस एक्साइज ड्यूटी निकालिए @ 12.5%। कितनी आई 18,75,000 रुपये। ठीक है। स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनपुट्स used in manufacture of dutiable clearances स्टैंडर्ड क्रेडिट निकालना है जो कि आपको मिलेगा ऑन इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूटेबल क्लियरेंसेस। तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटेबल गुड्स कितना है इन फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ड्यूटेबल क्लियरेंसेस कितना है आपका 1,50,00,000 और टोटल फिनिश्ड गुड्स है आपका 3 करोड़। तो कितना परसेंट हो गया 50%। ठीक है। परसेंट ऑफ ड्यूटेबल गुड्स इन फिनिश्ड गुड्स इक्वल्स टू 50%। कैसा आया समझ आ गया। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन वैल्यू ऑफ इनपुट्स पे जो एक्साइज ड्यूटी दी है दैट आर कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूटेबल क्लियरेंसेस वो कैसे आ जाएगा आपका। आपको दे रखा है कि 12,000 kg ऑफ इनपुट परचेज किया है एट द रेट ₹1100 पर kg। इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12.5%, 1,37,50,000 का। ओके, तो अब आपको एक्साइज ड्यूटी निकालनी है तो 1,37,50,000 में एक्साइज ड्यूटी शामिल है 12.5%। तो अब इस पे आपको ड्यूटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे 1,37,50,000 इंटू 12.5 अपॉन 112.5 इंटू 100 ग्रॉसिंग अप। ओके, तो ये आपका निकल जाएगा। स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनपुट्स निकाल लो। इसी तरह स्टैंडर्ड क्रेडिट अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स जो है वो निकालना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है। कैपिटल गुड्स के ऊपर क्या दे रखा है आपको, कैपिटल गुड्स परचेज ऑन 31/5/2015 इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी 80 लाख। 80 लाख में ड्यूटी शामिल है तो आप स्टैंडर्ड क्रेडिट जो है वो निकाल लोगे 80 लाख इंटू 12.5 अपॉन 112.5 निकाल लोगे ड्यूटी कैपिटल गुड्स पे 888,889 आएगी। इतने का आपको स्टैंडर्ड क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, कैपिटल गुड्स जो है इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी
एक्साइज ड्यूटी पेबल कितनी होगी आपकी? एक्साइज ड्यूटी ड्यूटेबल गुड्स पे कितनी है? 18,75,000 माइनस 100 क्रेडिट ऑन इनपुट्स 763,889। ठीक है, और एसएसआई है, एसएसआई है तो पूरा का पूरा आपको जो कैपिटल गुड्स का है वो भी इस साल मिल जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं एक्साइज ड्यूटी निकाल लेंगे आप। एक्साइज ड्यूटी पेबल एक्साइज ड्यूटी ड्यूटेबल गुड्स पे कितनी है? लेस कर दो स्टैंडर्ड ट्रेड अवेलेबल ऑन इनपुट्स, माइनस कर दो स्टैंडर्ड ट्रेड अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स, एक्साइज ड्यूटी पेबल इन कैश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, मैन्युफैक्चरर्स वेरियस प्रोडक्ट्स if a manufactures various products, can he avail standard credit on some products and exemption under notification number 8/2013 on some other products? No, it is not possible. He has to avail standard credit for all the items or opt for exemption for all the products. It is not possible to avail exemption on some products and standard credit on the others. ठीक है, तो इसी के साथ ही जो है आपके एक्साइज के अमेंडमेंट्स जो हैं वो पूरे होते हैं फॉर नवंबर। ओके, कुछ एक अमेंडमेंट जो लास्ट बार के थे वो भी मैं आपको जो है एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा एक्साइज के। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग सर्विस टैक्स स्टार्ट करेंगे और कस्टम का भी मैं आपका एक छोटा सा बनाऊंगा। अपना बैगेज रूल्स में जो चेंजेस आए हैं, बैगेज रूल्स 2016 आ गए हैं, तो वो मैं चेंजेस आपको जो है बताता चल दूंगा। और आपको साथ में मैं ईमेल भी कर रहा हूँ, आपकी ईमेल आईडी पर चेक कर लीजिएगा। सैंडवेट क्रेडिट के कुछ नोट्स मैंने आपको ईमेल किए हैं और साथ में जो है आपको बैगेज रूल्स में जो चेंजेस हैं उनके नोट्स ईमेल करे हैं, और जो आपके ये अमेंडमेंट्स के नोट्स थे और केस लॉज के नोट्स थे वो मैंने आपको आपकी पेन ड्राइव में इंक्लूड करके दिया है पीडीएफ, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपसे प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है बाई चांस, तो आप मुझसे जो है एक बार, क्योंकि उसकी फाइल की साइज बड़ी है शायद, तो अगर आपसे नहीं निकल रहा है, अगर आपको जेरोक्स वाला मना कर रहा है कि डायरेक्ट जेरोक्स नहीं निकलेगा इसका,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कंप्रेस कर सकते हैं पीडीएफ को, पीडीएफ कंप्रेसर होता है एक सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।